पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आज की तारीख का क्या चीज है अब डिस्कस करना है शुरू। ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में सर हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रेशियो एनालिसिस में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रेशियो एनालिसिस के अंदर? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस में सबसे पहली कैटेगरी कौन सी? पहली कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियोज हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब हम लोग इसको और डेप्थ में जाना शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज करंट रेशियो? तो करंट का मतलब होता है जो आज की स्थिति हमारी बताए, नाम में ही लिखा है। हम लोग बोलते हैं ना करंट में बात करो, या अगर कंपेरेटिव पढ़ाऊंगा, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितने बच्चे बना रहे हैं तो उनको पता होगा बैलेंस शीट जो होती है वो 2 साल के डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी 2 साल का डेटा होता है कंपेरेटिवली। पहले करंट ईयर आता है और बाद में आता है। और बच्चे क्या करते हैं, ये गड़बड़ करते हैं, पहले डालेंगे लास्ट ईयर का डेटा और फिर बाद में करंट। कैसे बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इधर बैलेंस शीट बनाता हूँ तो पहला कॉलम डाल देते हैं लास्ट ईयर का, फिर डालते हैं हम लोग करंट ईयर का। नहीं, पहले करंट ईयर डालेगा और कंपेयर करने के लिए लास्ट ईयर से वो बाद में डालेगा, ये याद रखना। तो करंट का मतलब क्या होता है? आज की स्थिति बताओ, स्थिति की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स होते हैं ना, ओहो सर करंट अफेयर्स, हाँ बेटा करंट अफेयर्स। क्या होता है करंट अफेयर्स में कि हाँ हमारे देश विदेश में क्या चल रही है, हमारे देश में क्या बातें चल रही है। तो वैसे जो करंट रेशो है वो बताता है आज की स्थिति, अभी की स्थिति, है ना। तो करंट रेशो में दो बातें आ गई। क्या आ गई? दो बातें। सबसे पहले बातें आ गई कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। तो मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, जब से कंपनीज एक्ट आया है नया वाला 2013, है ना, और इसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, रिवाइज वो कुछ शेड्यूल्स जो चेंज हुए, शेड्यूल 6 के शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनती है। तो बेटा उसमें ये हो गया है कि पहले होता था फिक्स असेट्स, पुराने जमाने में क्या बोलते थे? फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स का नाम फिक्स असेट्स नाम से नहीं बुलाते हैं, उनको किस नाम से बुलाते हैं? नॉन करेंट असेट्स से। किस नाम से बुलाते हैं? नॉन करेंट असेट्स से। और पहले होती थी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अब क्या बुलाते हैं उसको? नॉन करंट लाइबिलिटीज के नाम से। यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज तो आज भी जानी जाती है। तो ऐसा बोला गया कि ये अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, तो जो बचे हुए हैं वो नॉन करंट और नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गए। सर इनका मतलब क्या होता है ना। तो वो वाला बेटा वीडियो देख लेना, कौन सा वाला, वो वाला वो हो जाए, तुमको मिल जाएगा अलग से कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल की। तो ऑपरेटिंग साइकिल जिसको समझ आती है वो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी बहुत अच्छे से समझ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पर भी एक बार कवर कर लेता हूँ करंट ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि ये मैं एक बार वो जो साइकिल पहले बनवाई थी, कौन सी साइकिल थी मुझे बताओ। सबसे पहले क्या है हमारे पास में, जल्दी से बताओ। हमारे पास में हमने क्रेडिटर से स्टार्ट करा था कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमने क्रेडिटर के पास गए, क्या बोला? भाई भाई उधार देना। हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात कर रहे हैं, मैंने उस दिन बताया था मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। हम लोग किसके पास गए? क्रेडिटर के पास, माल उधार पे देना। उसने जैसे ही दिया तो हम लोगों के लिए पास क्या आ गया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से क्या बना लिया हमने बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। WIP नाम से बोला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। उससे क्या बनाया? फिनिश गुड्स। ये गुड्स को हमने बेच दिया, तो इससे पता वही चीज क्या बन गई हमारी? अब डेटर्स। और डेटर्स जब हमको पैसा देगा तो क्या बन जाएगा? कैश। बोलो, और ये कैश हम किसको पे कर देंगे? क्रेडिटर को। फिर उससे कुछ नया उधार पे माल ले लेंगे और ये साइकिल चलती जाएगी। तो जो कैश टू कैश के, या तो क्रेडिटर टू क्रेडिटर बोलो या कैश टू कैश बोलो, मैं बोल रहा हूँ कैश से कैश कन्वर्जन जो साइकिल है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? ये पूरी साइकिल, हाँ नहीं बेटा, इसको टेक्निकली ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है, तो इस साइकिल को पूरा घूम के वापस अपनी जगह पे आने में कितना टाइम लगता है? क्या बोला? कितना? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग साइकिल। अब कंपनी किसको मानेगी कि जो भी चीजें ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर फॉल करती है, क्या बोला? जो भी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर फॉल करती है वो होती है करंट असेट्स। यानी जो असेट्स जो रियलाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जो रियलाइज हो जाएगी या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो असेट्स लिक्विड फॉर्म क्या होता है, आप पहले वो समझा रहा हूँ मैं, इसी वीडियो में ही कवर कर लेता हूँ बेसिक बेसिक ऑपरेटिंग साइकिल को भी, है ना। लिक्विड फॉर्म क्या होता है वो ध्यान से सुनना। हम लोग लिक्विड असेट्स कहती है जो कैश के जितने करीब है, जो जितनी जल्दी कैश बन सकती है, वो उसको लिक्विड बोलते हैं। कैश और बैंक को तो हम लिक्विड ही बोलते हैं। बैंक से भी बताओ कि हम कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, अब तो 24 आवर फैसिलिटीज होती है हमारे पास में, ATMs होते हैं। नहीं है तो हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे लिए कैश और बैंक तो हाईली, मतलब एक्चुअल लिक्विड एसेट्स है। क्या है वो चीजें? लिक्विड एसेट्स हैं। एक होता है हाईली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो कि आपके कैश फ्लो के अंदर आता है। वो वाली मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो इंस्टेंट इंस्टेंट आपको कैश में कन्वर्ट हो जाती है। पर हम जिसको पर उसको इग्नोर कर दो, हम तो मान रहे हैं अभी कैश और बैंक हमारे लिए क्या चीजें?
लिक्विड एसेट्स है, क्या बोला मैंने, लिक्विड एसेट्स हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ये इसके पास में लिक्विड कौन कन्वर्ट हो पाता है। सबसे पहले मुझे बताओ डेटर्स हैं, क्या डेटर्स हो सकते हैं 2-3 महीने में, नॉर्मली हम 3 महीने का 90 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जल्दी से बोलो, कैश के अंदर। अक्षत बेटा क्लास में आ जा, है ना, क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा मुझे बता दो जल्दी से, स्टॉक, क्या स्टॉक भी हमारे लिए करंट एसेट्स या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, करंट एसेट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, हाँ हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो भी 1 महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं वो बिक ही जाएगा। और बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल में भी 90 डेज का मैक्सिमम पीरियड रहता है, ऑल्दो ज्यादा भी हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज देखें तो 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। ऐसे कई चीजें होती है। मुझे बताओ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या लिक्विड एसेट है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। अरे क्या बिल्डिंग अभी चाहे तो बिक जाएगी, कोई गारंटी नहीं बिल्डिंग बिकने की, फर्नीचर। अच्छा लिक्विड एसेट्स की एक और बात होती है कि हम लोगों को ये भी देखना है कि जो अमाउंट है वो उसी को कैरी कर पाए। जैसे डेटर है 1 लाख का तो 1 लाख ही मिलेंगे, पर अगर हमने फर्नीचर बुक में लिख रखी है 1 करोड़, तो क्या जरूरी 1 करोड़ मिलेंगे, अरे वैल्यू कम हो गई प्रॉपर्टीज की तो कम भी मिल जाएंगे। बेटा वो डिस्काउंट तो हम हमारी फैसिलिटी के लिए कराते हैं, बिल डिस्काउंट इज एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट। बिल डिस्काउंट तो हम क्यों कराते हैं, जो पैसा हमको 90 दिन बाद मिलने वाला है वो हमको आज ही चाहिए, पर हमको तो व्यक्ति अब देगा नहीं 90 दिन तक, तो हम बैंक को बोल देते कि बैंक आप हमको आ रहे थोड़े से पैसे 100 रुपए में से आप तो हमको 95 दे दो। बैंक का काम ही क्या, बैंक का बिजनेस ही इंटरेस्ट कमाना, तो वो 5 रुपए जो उसने अपने को कम दिए वो तो 100 दिन बाद या 90 दिन बाद पूरे 100 रुपए उससे ले लेगा, तो वो तो हम हमारी फैसिलिटी के लिए कराते हैं बिल डिस्काउंट। अरे आ गई क्या बात यहाँ तक समझ में। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि लिक्विड एसेट्स क्या होती है, जो कि कैश में या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए, क्या बोला, कैश या कैश इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और जो कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही वो नॉन लिक्विड एसेट्स होती हैं। अभी समझा रहा हूँ मैं धीरे, क्योंकि ये इसी का सेकंड फॉर्मूले से भी लिंक है। सर ऑपरेटिंग साइकिल समझा दो अब एक बार। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा वो होती है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, है ना, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ऑल्दो मेरी इच्छा है कि मैं ऑपरेटिंग साइकिल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनवा दूंगा। होता क्या है, जो हम लोगों के पास में ये जो साइकिल गोल घूमी थी, ये वापस ये साइकिल के अंदर हमारे पास में चीजें जो घूम रही है विद इन ये साइकिल अगर हमारे ऑपरेटिंग साइकिल मानी जाती, जल्दी से बोलो क्या मानी जाती, धीरे से समझना है ना। तो वो सारी एसेट्स जो कि रियलाइज हो जाए हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, क्या बोला, वो सारी एसेट्स जो रियलाइज हो जाए ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, या जो लाइबिलिटीज जो पे ऑफ करनी है हमको हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, वो सारी करंट मानी जाती है। यानी ऑल दोज आइटम्स ऑफ अकाउंट्स जो कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आती है, वो असेट और लाइबिलिटी वो सब करंट मानी जाती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और थोड़ा सा टेक्निकली जा रहा हूँ, ऑल्दो ये तुम्हारे लेवल पे नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई ऐसी बातें कर ले तो तुम अपने आप को प्रूव कर पाओ कि हमको आता है अच्छे से। ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ ये गोला नहीं होती है, नॉर्मली आपके बुक्स में लिखा होता है, इस बार तो मैंने को जो दिखा लास्ट ईयर भी अपडेट कर लिया था। ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं 1 साल की होती है, कितने साल की होती है, 1 साल की। पर बुक वाले बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल को आपको समझना पड़ेगा कि ज्यादातर बिजनेस में बोले जाते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या 1 साल की, और 90-95% केस में हम लोग 1 साल की मान के चलते हैं, क्या करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल मानते हैं। पर किसी बिजनेस के अंदर कम या ज्यादा भी हो सकती है। अरे जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या बनाते हो आप, मान लो फर्नीचर बनाते हो, तो ठीक है, आपको पता है कि आपका लकड़ी खरीदी, लोहा खरीदा, मतलब वुडन आयरन परचेज किया, कंस्ट्रक्ट करी, ये कंस्ट्रक्ट किया, मैन्युफैक्चर करी, टेबल्स और बेच दी, क्लियर है। पर क्या हुआ, जैसे मेरी फैक्ट्री वो क्या बनाती है ना, लवीना और मेरी फैक्ट्री, एक लवीना की फैक्ट्री एक मेरी फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री बनाती है, हम दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, ये बनाती है एरोप्लेन बनाती है, और हम क्या बनाते हैं, हम भी एरोप्लेन बनाते हैं, ठीक है। पर ये टॉय एरोप्लेन बनाती है, हम ओरिजिनल वाले एरोप्लेन बनाते हैं। बताओ क्या फर्क है, ये तो प्लास्टिक खरीदती है, उसके अंदर टायर लगाया, उसको पीछे खींचो और छोड़ो तो एरोप्लेन भी आगे चलना शुरू कर देता है। अरे आ गई क्या बात समझ में। हमारी असली में उड़ने वाला एरोप्लेन बनाती है, वो जो पैसेंजर वाले। तो एक बताता हूँ, क्या उसकी ऑपरेटिंग साइकिल और मेरी ऑपरेटिंग साइकिल में फर्क है क्या। अरे मैंने तो आज प्लेन बनाना शुरू करा तो 3 साल 5 साल कुछ समय लगता होगा एक प्लेन को बनाने में, लगते होंगे 2-2.5 साल तो लगते होंगे। तो मुझे बताओ मैंने जो रॉ मटेरियल परचेस करा था वो फाइनल गुड्स बनेगा, अरे वर्क इन प्रोग्रेस में, एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी बातें तो वर्क इन प्रोग्रेस में ही चलती होगी कि हाँ भैया 5 प्लेन अभी बनने के लिए आधे अधूरे बने पड़े हैं। तो ये वापस से अपने कैश वाली पोजीशन पे आने में तो इनको 2-2.5 साल 5 साल लग सकते हैं। तो इनकी ऑपरेटिंग साइकिल उस लेवल की हो गई है। आ गई क्या बात समझ में। तो हम लोग हमेशा मानेंगे क्या, 1 साल का मानेंगे, अनटिल और अनलेस कुछ अदर चीजें बता दी, इसमें बुक में कहीं कवर भी किया था ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट।
हाँ बेटा दे रखा है पेज नंबर 4.6 पे, टीएस ग्रेवाल थर्ड बुक के अंदर। एन ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ असेट, एक्विजिशन ऑफ असेट मतलब क्रेडिटर से हमने रॉ मटेरियल लिया, 4.6 पे नई बुक में, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ असेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो आ गई क्या बात समझ में? यही समझाया था मैंने, रॉ मटेरियल्स हम लोगों ने लिए किससे, क्रेडिटर से, यानी कुछ असेट एक्वायर करी और वापस कैश तक कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर है? आगे चलो, आगे बोल रहे हैं व्हेन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज एज्यूम्ड टू बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। मतलब किसी बिजनेस में हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्या बोल रहे हैं, यही चीज समझा रहा था मैंने। बोला कि इट इज एज्यूम्ड टू बी, तो इन्होंने तो क्या मान लेते हमारे कोर्स वाले, हम तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ऑपरेटिंग साइकिल, हटाओ, हम तो उसको क्या मान लेते, 12 महीने की मान लेते। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा एक चीज और, तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल तो वो सारे, अब बताओ असेट हो या लाइबिलिटी, हमने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत डिटेल डिस्कशन क्यों करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि ये आगे भी आपके कंपेरेटिव या इधर उधर या हायर स्टडीज में भी हमेशा काम आएगा। ऑपरेटिंग साइकिल को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पर पूरी जान ही क्या है, सारी ऑपरेटिंग साइकिल है। मैं बोल रहा हूं कि ये जितने भी एसेट या लाइबिलिटी हैं जो साइकिल के अंदर कैश पे आ जाते हैं, या तो एसेट खत्म लिक्विड हो सके या लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़े, जल्दी से बोलो, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट, करंट आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? या तो करंट एसेट्स होंगे या करंट लाइबिलिटीज होंगी। अब मुझे बताओ कौन से केस के अंदर हम लोग इसको नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटी मानेंगे, जो इस साइकिल के अंदर रियलाइज नहीं हो सकते। मान लो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है सिर्फ 3 महीने की, क्या बोला मैंने, ऑपरेटिंग साइकिल है 3 महीने की, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी क्या मानते हैं, 3 महीने वाली मानेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, 3 महीने में, यानी जितनी चीजें जो 3 महीने से ज्यादा की होंगी उसको क्या मानेंगे हम लोग, नॉन करंट। क्या मानेंगे, नॉन करंट। और नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग 12 महीने का पीरियड लेंगे, क्या लेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल वाला। ऑपरेटिंग साइकिल को हम 12 महीने का मानते हैं, 12 महीने समझ आते हैं। क्लियर है? तो एक बात बताओ, अब आगे एक हायर कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत हायर कंसेप्ट है ना, ये एडवांस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है। वो सारी एसेट्स, जैसे कि मान लो एक मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग बताओ करंट होगी या नॉन करंट होगी, नॉन करंट होगी। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे, मैं जो थोड़े दिन पहले बोल रहा था ना कि जिसने रटा वो गया, इतना ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है ये कर ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल ने तो क्या बोला, वो सारी एसेट्स जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज हो जाए वो करंट एसेट्स है, बाकी सारी नॉन करंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बिल्डिंग अभी बिकने वाली 1 महीने बाद, श्योर है मेरे को ये बिल्डिंग बिकनी है, श्योर है बिल्डिंग बिकनी है। अब वो भले एग्जैक्टली लिक्विड एसेट, वो लिक्विड एसेट नहीं है, मैंने लिक्विड की डेफिनेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। मैंने लिक्विड एसेट बोला या करंट एसेट पूछा, मैं करंट एसेट पे बात कर रहा हूँ, है ना। बिल्डिंग लिक्विड नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे पता लिक्विड वो होता है जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे बुक में कैरी हो रही है, बुक वैल्यू उतने अमाउंट पे वो कैश में भी कन्वर्ट होता है। मैं बोल रहा हूँ बिल्डिंग, बेटा बिल्डिंग जैसे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स हमको पता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, जिसको आप नए नाम के हिसाब से बोले तो नॉन करंट लाइबिलिटीज है। पर मेरे को पता है कि इस साल में, जैसे हम लोग कब खड़े हुए हैं, हम लोग मार्च में खड़े हुए हैं या अप्रैल में आ गए नए सेशन में, और पता है कि 6 महीने बाद इनकी ड्यू डेट आ रही है, डिबेंचर्स को हमको पेमेंट करना है। तो अब जब हमको पता चल गया कि 6 महीने बाद यानी विद इन 12 मंथ्स है, विद इन 12 मंथ्स डिबेंचर्स को पेमेंट करना है, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। अरे पहले डेफिनेशन ये चलती थी कि जो लॉन्ग टर्म है वो डिबेंचर को लॉन्ग टर्म ही माने, पर टेक्निकली सोचो करंट का मतलब क्या है, जो आज हमारी देने की जिम्मेदारी है। अगर जो व्यक्ति आज, ये डेफिनेशन अभी अभी बदली 3 4 5 साल पहले, ठीक है, ठीक है। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डिबेंचर्स को बताओ क्या मानेंगे, डिबेंचर्स को क्या मान लेंगे अगर 6 महीने के अंदर उनका रिडम्पशन आ गया है, 6 महीने में अगर उसका रिडम्पशन आ गया तो बताओ उसको क्या मान लेंगे, हम उसको मान लेंगे करंट लाइबिलिटीज। क्यों, जब वो फॉर्मूला अभी फिल करना सीखोगे ना, जब फॉर्मूला बनाना सीखोगे, मैं इतना टेक्निकल क्यों समझा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग फॉर्मूले जितने भी 15 फॉर्मूले एटलीस्ट कोर्स वाले, वो तुम लोग दिल से समझ पाओ। अब समझ आ रहा है, करंट, करंट अभी जब मैं सिखाऊंगा करंट रेशो करता गया तो यही बताता है ना कि आज की तारीख में आप जो भी आपके शॉर्ट टर्म में जो पैसा लेना देना है, आप उसके लिए कितने सक्षम हो, कितने केपेबल हो। अरे आ गई क्या बात समझ में? तो बताओ डिबेंचर्स क्या हो गया, अगर 6 महीने में रिडम्पशन आ गया डिबेंचर का, इसका मतलब बेटा अब तो तुम इतने बड़े हो गए, डिबेंचर रिडम्पशन ये शब्द अब समझ आने शुरू हो गए, है ना। 11 जैसा तो कोई नहीं बिहेव करने वाला। चलो तो मुझे ये बताओ कि 6 महीने में हमको पेमेंट करना है, तो कौन बन जाएंगे वो, हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज बन जाएगी, यानी नॉन करंट से उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, वो करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगी। ऐसी बिल्डिंग हमको पता है 10 साल नहीं बेचना है अभी, ना बिकने वाली है, किधर है ये, करंट में या नॉन करंट में,
नॉन करंट में पुराने जमाने में किस नाम से बुलाते थे इसको? फिक्स एसेट्स के नाम से। अब क्या बोलते हैं इसको? टेक्निकली नॉन करंट एसेट्स। अब बताओ, मेरे को श्योर है कि 6 महीने बाद मैंने किसी से एग्रीमेंट कर रखा है बिल्डिंग बेचने का, तो बताओ बिल्डिंग करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है? करंट एसेट्स है, क्योंकि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टेक्निकली बेटा बच्चा रटता है, उसको उसके दिमाग में फिक्स है कि फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है, यानी वो फिक्स एसेट्स तो वो रट क्या लेता है, अच्छा नाम बदल गया तो फिक्स को क्या बोल दो, अब नॉन करंट बोल दो। क्या सिर्फ नाम बदला है? नहीं नहीं, लॉजिक भी बदल गए उसके। लॉजिक सी तो क्या है? लॉजिक ये कि जो ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने के अंदर कैश में रियलाइज हो जाए, अब वो असेट हो या लाइबिलिटी हो। क्या बोला मैंने? एसेट हो या लाइबिलिटी हो, वो सब करंट है जो 12 में। अब मैं ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, ज्यादा भी हो सकती कम भी हो सकती है। हम स्टैंडर्ड अब क्या मान रहे हैं? एज पर जो जनरल प्रैक्टिस है 12 मंथ की मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? तो जो 12, अब मैं बार बार 12 महीने बोलूंगा, बट टेक्निकली क्या है, क्योंकि टीचर्स भी बार बार 12 महीने बोलते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा जो 12 महीने से कम था वो करंट और 12 महीने से ज्यादा वाला नॉन करंट। मैंने ये पढ़ाया क्या? मैंने ये नहीं पढ़ाया। मैंने पढ़ा है जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है वो करंट, और जो आउटसाइड ऑपरेटिंग साइकिल है वो नॉन करंट। तो सर 12 महीने का कंसेप्ट कहां से है बेटा? बुक में ये लिखा है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल, लॉ में लिखा हुआ है ये, है ना, बल्कि लॉ भी नहीं बोलते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता हूँ सही प्रॉपर जो शब्द है। तो बेटा ये बताया गया है कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या एज्यूम कर लो उसको? 12 मंथ्स। आ गई बात समझ में? बेटा इसका एक तरीका होता है, हायर स्टडीज में जाते हैं यूं कैलकुलेट होता है, बट उसने पूछ लिया कैलकुलेट कैसे करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, तो सीख भी लो 1 मिनट में। जिसको आ गई समझ में ठीक है, नहीं तो बाद में वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। सुनो, हमको पता है कि हमने क्रेडिटर से पैसा लिया। ये एक्चुअल में ये सिखाऊंगा, ये वर्किंग कैपिटल में ब्रीफ बताऊंगा, पर अभी अब समझ लो, पूछ लिया इसने तो। हमने क्रेडिटर से पैसा लिया, तो कितने महीने के लिए लिया? 2 महीने के लिए पैसा लिया कि उसको, या 4 महीने के लिए, 4 महीने बाद पैसा उसको देंगे हम लोग। अब मैंने उससे रॉ मटेरियल को, मेरे को वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड बनाने में मुझे 15 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। और उस 15 दिन, अब मेरे को किसी को मैंने माल बेचा, तो डेटर बोलता 2.5 महीने का मेरे को पीरियड दो, तो कितने होगा हमारे पास? 2.5 महीने और 15, ये 3 महीने। 3 महीने यानी 3 महीने में मेरे पास वापस कैश आया था। बताओ मैं उधार कितने टाइम के लिए लेके आया? 4 महीने के लिए। और मेरे पास में उससे पैसा कितने टाइम में आ गया? 3 महीने में। मेरे पास में अभी भी कितना है? 1 महीने का। 1 महीने का टाइम बच रहा है। ये चीजें जो होती है ना, इसको बोलते हैं। तो मेरे लिए क्या हो गया? ये वर्किंग कैपिटल साइकिल समझा दी मैंने। क्या समझा दिया अभी मैंने? वर्किंग कैपिटल साइकिल समझा दी। तो ऑपरेटिंग साइकिल ऐसे निकालते हैं। अच्छा, डेटर्स को कितने टाइम में पैसा देना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितने टाइम तक रहता है हमारे पास में ऑन एन एवरेज, फिनिश गुड्स कितने टाइम रहता है, डेटर्स कितने टाइम रहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या डिस्कस करा मैंने अभी? तो जल्दी से बोलो, अभी मैंने ये डिस्कस क्या करा है? अभी तो मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है। बोलो आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, अब शुरू करेंगे असल में टॉपिक। अब शुरू होगा क्योंकि अब तुम लोग टेक्निकली, तुम्हारा बेस जो फाउंडेशन होता है ना वो बन चुका है। क्या बोला मैंने? तुम लोगों का फाउंडेशन बन चुका है। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ में? फॉर्मूला। अब मैं कोर फॉर्मूले पे आने वाला हूँ। किस पे आने वाला हूँ? फॉर्मूले के ऊपर। सबसे पहला फॉर्मूला, अच्छा एक बार आ जाओ प्लीज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बुक में भी लिखा है, तो कम से कम इतना तो मेरे हिसाब से याद कर लेना, याद ही कर लेना। आ जाओ फटाफट से नई वाली बुक में, पेज 4.6 पे। कहां पर हूं मैं? टीएस ग्रेवाल, थर्ड बुक, पेज 4.6 पे। करंट असेट्स वर्सेस करंट लाइबिलिटी, शेड्यूल 3। क्या क्या याद करना है? जो बोल रहा हूँ बेटा याद करना है ना भाई साहब? अपन भी है ना, बुक नहीं है तो उधर बैठ जाओ उसके साथ। नहीं, अब वो या तो उसको इधर आना पड़ेगा, है ना। हाँ आप इधर शिफ्ट हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ बेटा, पेज नंबर 4.6 पे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी। बताओ क्या क्या चीजें याद करना है? तो इंपॉर्टेंट मार्क करना शेड्यूल 3। क्या बोला मैंने? शेड्यूल 3। अभी जब मैं तुम लोगों को बैलेंस शीट बनवाऊंगा, जब भी रिवीजन करवाऊंगा, कौन से चैप्टर का? ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ जब कंपनी अकाउंट्स, किस किस को याद है? कुछ कंपनी अकाउंट्स नाम का कभी टॉपिक पढ़ा है क्या जीवन में? कहाँ पढ़ा था? सर अभी अभी पढ़ के ही आए हम लोग, है ना, सेकंड बुक में। तो वहां पे जब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सुनना मेरी बात, हम लोग थोड़ी सी झांकी मारेंगे, दिखाएंगे कि हाँ हम बच्चों से अलग है। तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट, और उसका लिखेंगे एज ऑन, या फॉर द, जो भी, जैसे हम लोग P&L के अंदर लिखते हैं फॉर द पीरियड, है ना, इस टाइम से इस टाइम तक। अच्छा मैंने जब भी पहले भी बताया है और अब फिर बता दे रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पीरियड के लिए बनता है, जबकि बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट को बनती है। टेक्निकली बोलो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्लो कंसेप्ट है, और जो बैलेंस शीट है वो स्टॉक कंसेप्ट है।
आ गई क्या बात समझ में? चलो अब आगे सुनते हैं हम लोग। मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, इन्होंने 4 बातें बोली, मैं वो रिपीट कर दे रहा हूँ, तो वो एक बार पढ़ लो, उसको गेट लगा के आ जाओ। सबसे पहला है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोला मैंने? कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग, नीचे से लगेगा, कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोला मैंने? कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। बताओ क्या है कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल? क्या जो मैंने अभी समझाई, अगर उसके अंदर अंदर ये क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए, एक्सपेक्टेड टू, है ना, एक्सपेक्टेड टू सेटल। मैं एक शब्द बार बार गलत यूज कर रहा था, क्योंकि मैं लाइबिलिटी और एसेट एक साथ बोल रहा था। लाइबिलिटीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है हमेशा सेटल होना, क्या बोलते हैं, सेटल होना, और असेट्स के लिए वर्ड यूज होता है रियलाइज होना। मैं क्या दोनों को कॉमन बोल रहा था, तो हर बार हर टाइम मैंने एक ही वर्ड यूज कर लिया। क्या यूज करा? रियलाइज होना। पर लाइबिलिटीज के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? सेटल होना। बोलो क्लियर है क्या? लगा दो उसको पूरा, और लगे तो चाबी भी घुमा देना एक आध बार। हाँ बस ठीक है, अपनी होगा, आ जाओ। चलो हाँ बस अब कुछ ठीक है। हाँ हाँ लगा दो उसको, लग रहा हो तो बहुत बढ़िया, थोड़ा डिस्टरबेंस कम हुआ। ठीक है चलो बताओ, मैंने क्या बोला? एसेट्स के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? रियलाइज। जबकि हम लोग लाइबिलिटीज के लिए टेक्निकली क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? क्या? एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड बोला क्या अभी? सेटल। बेटा सेटल करना, कि सेटल हो जाए। लाइबिलिटीज क्या होती है? सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने पहली चीज बोली, एक्सपेक्टेड टू सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? हो सकता है किसी टाइम पे ऑपरेटिंग साइकिल कम ज्यादा हो जाए। ठीक है चलो, इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। करंट एसेट्स का मतलब या करंट लाइबिलिटीज का मतलब ही क्या होता है? कि ट्रेड के लिए, डे टू डे ट्रेड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? बेटा कोई नहीं ले जाएगा आपका बैग। इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब हाईलाइट करके वहां पे लिख लो, डेट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। रिपोर्टिंग डेट करके लिखा होगा थर्ड पॉइंट के एंड में। रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या हो गया? जिस तारीख को हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स बनती है। क्या बोला मैंने? जिस तारीख को हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। क्लियर है क्या? ऊपर एक वर्ड मार्क कर लेना, फर्स्ट सेकंड लाइन में कहीं लिखा है सेटल होना। लाइबिलिटीज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सेटल होना। बेटा फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, करंट लाइबिलिटीज वाले ए पॉइंट में लिखा है। फिर उसके बाद में डी पॉइंट में आ जाओ, द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। बोल रहे हैं आपको 12 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, हम मना नहीं कर सकते। अगर एक बात बताओ बेटा मत करो, अगर 12 महीने के अंदर 12 महीने से हम उसको डेफर कर सकते हैं, यानी ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर निकाल सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको फिर हम लोग करंट में नहीं काउंट करेंगे। करंट कब होती है? जब बोला अनकंडीशनल, कि हमारे पास में कोई कंडीशन नहीं है कि हम उसको डेफर कर सकें। इन शॉर्ट में तुम्हारे दिमाग में क्या डालना चाह रहा हूं, समझ लो। जितनी बातें ऑपरेटिंग के अंदर आ जाए, अभी हमने करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहा था, जितनी लाइबिलिटीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल होने वाली हैं, वो सब क्या हो जाएगी? जल्दी से बोलो, करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? तो ऐसे एग्जांपल बता दो कि मुझे एक बैंक का लोन भरना था 10 साल बाद। हमने क्या करा, उनकी कोई कंडीशन लिखा था कि अगर आपने ब्रीच करी ये कंडीशन, तो जिस तारीख को ब्रीच करोगे उसी तारीख को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो हमारे लोन एग्रीमेंट की कोई कंडीशन ब्रीच हो गई, जो 10 साल बाद लोन भरना था, बैंक ने बोल दिया लाओ दो 15 दिन के अंदर आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, बोल दिया पूरा पेमेंट। तो बताओ वो लोन हमारे लिए क्या बन गया? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी है या करंट लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। क्लैरिटी आ गई क्या? बेटा टीचर्स सच में इन डेप्थ में, इस डेप्थ में नहीं जा पाते, पर हमको टेक्निकली समझ जाना है कि क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ये बोल रहे हैं जितनी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटल हो रही लाइबिलिटीज वो करंट लाइबिलिटीज, बाकी सारी नॉन करंट। क्या ये चेंज कर सकते हैं अपनी कैटेगरी? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कोई एक डेटर है, सारे डेटर होते हैं जो 2 महीने के अंदर पेमेंट करते हैं, एक मेरा डेटर है जो बिल्कुल मुंह लगा हुआ है, जिसने बोला मैं 1.5 साल बाद पेमेंट करूंगा। तो रटना मत, क्या डेटर सारे करंट एसेट्स ही होते हैं? अगर जो डेटर है वो बोल रहा है मैं 1.5 साल बाद पेमेंट करूंगा, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने की है, तो बताओ डेटर को क्या मानूंगा मैं? जल्दी से बोलो। नॉन करेंट एसेट। आ गई क्या बात समझे? तो अब किसी का कोई जाति धर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म, बेटा लॉन्ग टर्म को ही हम लोग नॉन करंट बोलते हैं आजकल।
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को अब क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को बोलते हैं हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज। पर मैंने फिर बताया नॉन करंट का भी डेफिनेशन क्या है, आपको चेक करना पड़ेगा आपकी ऑपरेटिंग साइकिल में ये बातें आ रही हैं नहीं आ रही हैं। क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं, करंट एसेट्स की बातें करेंगे। जल्दी से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सब कुछ बहुत बार बड़ा बता चुका हूँ, आगे चल रहा हूँ। करंट एसेट, इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन। सर ये नया वर्ड क्यों आ गया? आप तो रियलाइज रियलाइज बोल रहे थे। अरे मैंने मान लो मेरे पास स्टॉक है, मैंने उसको सेल कर दिया या कंज्यूम कर दिया, यानी मैंने स्टॉक को तो कहीं ना कहीं उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया। इसलिए इन्होंने क्या बोला, या तो सेल कर रहे हैं, क्या बोला इन्होंने, या तो सेल कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं। सर कंज्यूम क्यों वर्ड आ गया? अरे मान लो मेरे पास में रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल में कंज्यूम करूंगा ना वर्क इन प्रोग्रेस बनाने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस कंज्यूम करूंगा मैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए। देख रहे हो मैं कितनी ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक एक वर्ड पे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग भी उतना अच्छा आउटपुट निकालोगे। ठीक है आगे चलते हैं। इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, सेम पॉइंट है करंट लाइबिलिटी जैसा। इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। बता दिया रिपोर्टिंग डेट क्या होती है। इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है सब वही बात है जो मैंने बताई। लास्ट ऑपरेटिंग साइकिल की एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। An operating cycle is a time between the acquisition of assets for processing and their realization into cash and cash equivalent। आगे बात समझ आया ना, वही साइकिल गोल घुमाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने टेक्निकल लिख दिया। आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? When normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to be a period of 12 months। क्लियर है? अरे जल्दी से बोलो आ गई क्या बात समझ में? अब मैं फटाफट से खत्म करूंगा करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी किसको नहीं समझ आई तो मेरे से डाउट पूछ सकता है, बाकी बहुत बार डिटेल में गया। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, अब हम लोग वही एक लिस्ट बना लेते, बताओ करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें होती है। तो लाइन से चलते हैं, मेरे साथ काउंट करना, कम से कम 6 से 7 चीजें आएंगी हमारे पास में। जल्दी से बोलो। पहला कैश, मैं लिक्विडिटी के हिसाब से बात करने की कोशिश करूंगा। कैश, दूसरा हो गया बैंक, फिर क्या हो गया उसके बाद में स्टॉक, फिर और ऊपर चले तो डेटर, या और ऊपर चले तो स्टॉक के और ऊपर आएगा फिर बिल्स रिसीवेबल्स, चौथा, फिर पांचवा डेटर्स। जल्दी से बोलो पांचवा कौन हो गया? डेटर्स हो गया। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, किसी को मैंने पैसा दे रखा है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। आ गई क्या बात समझ में? और कुछ याद आ रहा है क्या हमारे करेंट एसेट्स के अंदर? और कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए 7 आइटम। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक तरह से जो भी हम लोगों ने प्रीपेड अमाउंट है वो भी हमारे लिए क्या है, मुझे बता प्रीपेड है, मैंने बिल भर रखा अगले महीने का एडवांस में, तो क्या एक महीने में रियलाइज हो जाएगा? हाँ मैं या तो यूज कर लूंगा उसको, भले ही पैसा नहीं आएगा। क्या रियलाइज हो गया क्या? हाँ जी बिल्कुल हो गया। अगली बात समझो, करंट लाइबिलिटीज की एग्जांपल बता दो 3-4 फटाफट से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, करंट लाइबिलिटीज में आएगा सबसे पहले क्रेडिटर्स, वही ट्रेड पेबल्स हो गया है ना। ट्रेड पेबल्स ब्रॉडर टर्म है और ये क्रेडिटर्स क्या है, थोड़ी सी नैरो टर्म है। 11th वालों का भी मैंने वो जो ऑनलाइन टेस्ट था तो उनका यही गड़बड़ हुआ। उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको आपके जो भी गुड्स बेचते हो या सर्विसेज आपने किसी को बेची तो आपको जो पैसा लेना बाकी वो क्या चीजें होती है, तो उन्होंने सबने डेटा से लिख दिया, जबकि उनमें सर्विसेज और गुड्स दोनों चीजें कवर कर ली थी। ब्रॉडर टर्म की बात कर रहे थे तो क्या आंसर आया? ट्रेड रिसीवेबल्स आना चाहिए था। आ गई क्या बात समझ में? और जब भी दो आंसर एक जैसे दिख रहे हैं तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है एमसीक्यू में वो दिया जाता है, ये ध्यान रखना। कई बार लगे ना कि यार ये दोनों आंसर हो सकते हैं, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है हमेशा उसको मार्क करते हैं। तो डेटर ज्यादा सही है या ट्रेड रिसीवेबल सही है? ट्रेड रिसीवेबल सही है। आगे क्या होता है? तो सबका लाइन से गलत हो गया आंसर, पर कोई बात नहीं, लर्निंग हो गई। करंट लाइबिलिटीज में क्या गया? क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, कुछ छोड़ हम लोगों ने ले रखे हैं। आ गई बात समझ में? आ जाता हूं अब मैं करंट रेशो पे। व्हाट इज करंट रेशो? तो करंट रेशो बहुत आराम आराम से आ रहा हूं। लोग करंट रेशो तो बिल्कुल चैप्टर चालू करते हैं और 15-20 मिनट में तो ये करंट रेशो खत्म कर देते हैं। बताओ हमारा 2-3 घंटे से ज्यादा का टॉपिक हो चुका है और देखे तो हम लोग कहाँ तक अब करंट रेशो अब स्टार्ट करें। पर मुझे पता है, मेरे विश्वास है कि मैंने तुम लोगों के लिए क्या फाउंडेशन बनाया है, उतना दिमाग में सारे लॉजिक्स को स्टोर करने के लिए मैंने बेस बना दिया। अब चीजें समझ आइए करंट रेशो क्या करता है। करंट रेशो, अच्छा अब एक चीज और क्लियर करता हूँ, हम जो रेशियोज पढ़ रहे हैं
वो रेशियोज कैसे पढ़ रहे हैं, रेशियोज को पढ़ेंगे 3 हिस्सों में। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशियो का फॉर्मूला बना कैसे, क्या समझेंगे रेशियो का फॉर्मूला नहीं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेशियो करता क्या है, करता क्या है, ताकि हमको फील आए कि रेशियो का काम क्या है। फिर सीखेंगे हम रेशियो का फॉर्मूला बना कैसे, और फिर हम सीखेंगे उसका इंटरप्रिटेशन, सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस, है ना, या इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं उस चीजों को। अब आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताओ, जल्दी से बताओ, करंट रेशो, करंट रेशो क्या है। करंट रेशो बताता है आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपको जो करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास में करंट एसेट्स कितने हैं। नॉर्मली अगर बैलेंस शीट देखो, इधर टी फॉर्म में बनाता हूँ एक बार बैलेंस शीट, इधर देखो जल्दी से मेरे पास, ये टी फॉर्म में बैलेंस शीट है। ये कौन सी साइड हो गई मेरी, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में ऊपर वाला 4 सर्कल्स बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। बताओ ये सर्कल कौन सा होता है, सबसे, या बल्कि इस तरफ 3 सर्कल बनाता हूं मैं हमेशा, 2 बनते पर मैं 3 बनाता हूं, 1 2 और 3। सबसे पहला सर्कल तो हो गया शेयर होल्डर फंड्स वाला, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी इशूड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो सब आ गया। सेकंड कैटेगरी आती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज की, और थर्ड वाला ग्रुप कौन सा हो गया, करेंट लाइबिलिटीज का। इधर आ जाओ फटाक से, नॉन करेंट असेट्स और करंट असेट्स, क्लियर है क्या। तो हमेशा याद रखना, शॉर्ट टर्म के साथ जुड़ेगा, लॉन्ग टर्म के साथ में काम करता है। तो मुझे बताओ, ये जो इधर लाइबिलिटीज है, इनको पेमेंट करने के लिए इधर मेरे पास में जो करंट एसेट्स है वो कितने अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल हैं मुझे बताओ। मेरे पास में 2 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं, और लाइबिलिटी जो पेमेंट करनी है वो मात्र 1 लाख रुपए, कितनी, 1 लाख रुपए। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास में करंट एसेट, देखो लिक्विडिटी कैसे चेक की जाती है रियल लाइफ में भी बेटा, ये मैं अपने, है ना, जितना मैंने नॉलेज लिया ना, मैं हर चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। तुम लोग भी ये चेक करना कि अगर, अब इसका फील सिखा रहा हूँ, ये कोई नहीं सिखाएगा, ध्यान से सुनना ये वाली बात। मेरे पास में पैसा आना बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, पर मुझे बताओ क्या मेरी इस लाइबिलिटी को तो कहीं ना कहीं पेमेंट करना पड़ेगा, और मेरी लाइबिलिटी मान लो बढ़ते जाती है। तो मेरे पास 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, तो मैं कितनी बार इस तरह की सेम लाइबिलिटी को पे कर सकता हूँ मेरे इस 2 लाख रुपए से, बताओ। 2 बार। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हुए, कितने रुपए रखे हुए, 10 लाख रुपए, और मेरे को जो लाइबिलिटी को पेमेंट करना है वो 4 लाख रुपए पेमेंट करना है। मेरे पास में असेट्स आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मैं फील सिखा रहा हूँ फॉर्मूले का, मैंने सबसे पहले चीज बोला है कि मैं हर फॉर्मूले को सिखाऊंगा कि फॉर्मूला बोलता है क्या, इसका मतलब क्या, भावनाएं तो समझे इससे। फिर सेकंड पे फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, और थर्ड पे इंटरप्रिटेशन। तो मुझे बताओ, मेरे पास पैसा आना बंद हो जाए बिल्कुल, 4 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो कितनी बार मैं उसको पेमेंट कर सकता हूँ, जल्दी से बोलो। गलत, 2.5 टाइम्स। अरे 2 बार 4-4 लाख तो पूरे कर दूंगा, बचे हुए जब तीसरी बार 4 लाख पे करने होंगे तो मेरे पास 2 लाख रुपए ही बचे हैं। यानी हम लोगों ने ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला ये कर रहा है, पैसा आना बंद हो जाए तो मैं कितनी बार उसको पेमेंट कर सकता हूँ, एक तरह से फील है ये हमारा। आ गई क्या समझ। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से बताता हूँ, ये मैंने अभी तुमको फील से सिखाया। टेक्निकली ये बोलता है कि ये जो मेरे को 2 लाख 4 लाख रुपए पे करने के लिए मेरे पास मैं कितना मजबूत हूँ। मेरे पास में 2.5 गुना ज्यादा पैसा है, तो क्या मैं सिक्योर्ड हूँ कि आराम से पे कर दूंगा, कुछ पैसे शॉर्ट भी पड़ गए, है ना। पर मुझे बताओ, 2 लाख रुपए पे करना और मेरे पास में भी 2 लाख रुपए है, क्या अभी भी कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, पर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, क्यों, कल को कोई पैसे अपने कम हो गए तो बताओ क्या रेशो हो गया, 1:1 का रेशो, समझ पा रहे हो क्या, 1:1 का। मुझे बताओ, 2 लाख रुपए पे करना और मेरे पास में सिर्फ 1 लाख रुपए है, क्या अच्छी अब तो पक्का कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, देना 2 लाख रुपए, जेब में कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए। फिर से नया एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 15 लाख रुपए रखे हैं और मुझे 3 लाख रुपए सामने वाले को देना है। कितने रुपए देना है, 3 लाख रुपए सामने वाले को देना है। ये लास्ट एग्जांपल से रेलेवेंस समझाऊंगा। मेरे पास कितने रुपए रखे हैं, जल्दी से बोलो, कितने रुपए रखे, 15 लाख रुपए, देना कितने हैं सामने, क्रेडिट 3 लाख रुपए। क्या हो रहा है, कितने टाइम्स मेरे पास में सिक्योर्ड हूं मैं, 5 टाइम्स। 5:1 दिख रहा है क्या, 5:1, कि मैं उसको मेरे 15 लाख रुपए से 3 बार पैसा दे सकता हूँ, यानी मैं 5 टाइम का मेरे पास पैसा रखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या। चलो फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। फॉर्मूला क्या बन गया, यही तो फॉर्मूला था, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। इधर देखो मेरे साथ में, इधर मैं इसी एक्शन से बोलता हूँ, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। और देखोगे तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियोज में ही छोड़ देते हैं उसको। क्या, या 15/3 यानी 5/1, 5:1। और इसको फ्रैक्शन में ना छोड़ते हुए मैंने 4 फॉर्म सिखाए थे उस वीडियो में, है ना। तो क्या बोला था, ये कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शन वो रेशियो में। क्या लिख दूं मैं इसको, करंट रेशियो इज इक्वल टू 5:1, 5:1। बताओ क्या फॉर्मूला सिखा दिया। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है क्या, स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला याद करा दिया। आ जाओ स्टेप नंबर 3, फील करना सीखो, फील करना सीखते हैं।
नाम लिखा हुआ है 4:1। बताओ 4:1 का मतलब क्या है? कि हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर को हमेशा हम लोग 1 से सॉल्व करने की आदत डालो। लाइफ में जितनी चीजें है ना, जो बोलते हैं ना पर, तो हमेशा नीचे वाला फिगर क्या आना चाहिए आपका? 1 आना चाहिए, है ना? 1 अगर नहीं है तो ऊपर वाले को डेसिमल में करके नीचे वाले को 1 लेके आओ, तो आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे। आज मैंने रामबाण बता दिया, क्या बोला? इंटरप्रेट कर पाओगे। बताओ 4:1, 4:1 का मतलब क्या है? कि हर 1 रुपए की लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए मेरे पास कितने रुपए अवेलेबल हैं? 4 रुपए। क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो उसको? ये इंटरप्रेट हो गया, उसका इंटरप्रिटेशन, है ना? दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मेरा रेशो है 5:2। क्या है 5:2? बताओ इसका मतलब। करंट रेशो 5:2, 5 रुपए। इसको थोड़ा सा ढंग से बोलूं, मैंने जो बोला कि नीचे अपॉन में कोशिश करा करो 1 लाने की। हर 1 रुपए को पेमेंट करने के लिए मेरे पास में 2.5 रुपीज यानी 2 रुपीज 50 पैसा मेरे पास में 2.5 रुपए है पेमेंट करें। आगे ये बात समझा? सर एक लास्ट टॉपिक बच गया, तो आपने 3 स्टेप में समझा दिया, फील ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे बना और उसका इंटरप्रिटेशन क्या। एक चीज और बताओ ना बेटा, क्या बताऊं? सर इसमें एक आइडियल रेशो भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। सर क्या होता है बेटा? वो 2:1 होता है। 2:1 है। क्या टू इस रेशियो जो दिया है उससे नीचे रहना अच्छा है या उससे ऊपर रहना अच्छा है? नहीं बेटा, मैंने उस दिन भी समझाया था आपको, पता करना पड़ेगा कि रेशियो किस बारे में बात करता है। मैंने बोला कई लोग बोलते ऊपर रहना अच्छा है, कई लोग बोलते नीचे रहना अच्छा है। मैं बात करता हूं, मैंने बोला कि जो भी जितनी मस्ती कर रहा है उसका वो है, तो 10 लेवल तक की मस्ती बर्दाश्त हो जाएगी। तो तुम लोग बताओ, तुम लोगों के लिए अब आइडियली क्या होगा? 10 आइडियल है, तो 10 से नीचे अच्छा है या 10 से ऊपर अच्छा है? नीचे। पर मैंने बोला मार्क्स लाने हैं, और मिनिमम आपके आपके लिए आइडियली आपको 20 नंबर तो लाने 25 नंबर के टेस्ट में से। तो तुम लोग इस बार नीचे रहना पसंद करोगे या ऊपर रहना पसंद करोगे? ऊपर। तो बेटा ये ऐसे कभी भी मत सोचना कि रेशो स्टैंडर्ड से नीचे रहना है कि ऊपर रहना है। डिपेंड करता है कि कौन सा है। पैसे लेने का रेशो है तो हम कोशिश करेंगे ऊपर रहने के लिए, पैसे देने का रेशो है तो वो अकॉर्डिंगली समझना पड़ेगा, है ना? एक फील सिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड रेशो 2:1। बताओ स्टैंडर्ड रेशो को डिकोड करो जल्दी से। बताओ क्या मतलब हुआ? हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए आपके पास कम से कम कितने रुपए होना चाहिए? 2 रुपए। रेशो है 1:1। बताओ अच्छी बात है क्या बुरी बात है? क्यों बुरी बात है? अरे दिख रहा है कि हमारी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म, आप फील करो, कैटेगरी को फील करो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में ही गड़बड़ हो गई कि यार क्रेडिटर खड़ता खड़े हो जाएगा कि भैया मेरे को मेरे 1 रुपए दो। हमारे पास में भी जेब में 1 रुपए रखे, तो बताओ हमने उसको 1 रुपए दे दिया तो हमारी तो साइकिल जीरो। 2:1 में क्या हुआ कि भैया 1 रुपए लेना है, किसी को 1 रुपए दे दिए, फिर भी हमारे पास में अभी 1 रुपए है हाथ में। सर 5:1 बताओ अच्छा है कि बुरा है? जल्दी से बोलो बेटा। स्टिल बुरा नहीं बोलूंगा, पर स्टिल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। क्या मैंने बुरा बोला? सर क्यों ठीक नहीं है? बेटा मतलब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है मुझे बताओ? आपके पास में अननेसेसरीली सरप्लस फंड्स पड़ा हुआ है। आप समझ आए मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड की आप पास में रहना है। आप बहुत दूर निकल गए तो भी अगर मैंने बोल दिया रेशो 10:1 है, करंट रेशो ने 1 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए पड़े, तो आपने तो अननेसेसरीली आपके आइडल फंड्स पड़ा हुआ है, बेकार का फंड्स पड़ा हुआ है। आप क्या कर रहे हो? उसको प्रॉपर रोटेट नहीं कर पा रहे हो। अरे वर्किंग कैपिटल क्या होती है? उस पैसे को आप घुमाओ, आपने जेब में जबरदस्ती इतने पैसे रख रखे, इससे अच्छा उसकी कोई एसेट खरीद लो, कुछ और कर दो उसका। यानी आइडियली आपके पास में क्या होना चाहिए? आइडियली इस बार में आइडियली आपके पास में आइडल फंड्स नहीं होना चाहिए। अगली बात समझे? तो 5:1 इज ऑल्सो पुअर रेशियो। ऑल्दो हम सेफ हैं, ऑल्दो हम सेफ हैं, लिक्विडिटी देखे तो ठीक है, पर क्या हम लोग फाइनेंशियली ठीक कर रहे हैं? क्या नहीं गलत कर रहे हैं? आगे बात समझ में? ये क्या सिखा दिया मैंने? करंट रेशो। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? बहुत डेप्थ में लोग करंट रेशो भी नहीं पढ़ाते इतनी देर जितनी देर मैंने अभी करंट रेशो को बार बार समझाने की कोशिश करी है। और मैंने मेरा प्रॉमिस किया था, और मैंने अपने हर प्रॉमिस में मैं स्टिल अभी तक स्टिक हूँ कि मैंने बोला था हर चीज भले ही स्लो जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, घबराएंगे नहीं, पर हम एग्जाम के लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बना के चलेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं? चलो पहले तो ये बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? कि ऐसा लग रहा है यार कुछ तो भी बोरिंग चल रहा है? जल्दी से बोलो मैडम, वीडियो वालों ध्यान है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बोलो। ठीक है बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, सेकंड आता है क्विक रेशो। क्विक रेशो होता है इंस्टेंस। क्या बोला? अभी की अभी मेरे को चेक करना है कि आज की तारीख में बिल्कुल कि क्विक में बिल्कुल। एक बात बताओ, इधर सुनना, मैं अब मैं फील सिखा रहा हूँ, फील समझो, भावनाएं समझो। इधर देखो मेरे पास में 1 लाख रुपए देना है किसी व्यक्ति को, और मेरे पास में 2 लाख रुपए की करंट एसेट्स है। बताओ क्या रेशो बना? जल्दी से बोलो, बोलो वीडियो वालों। 2:1। अरे 1 लाख रुपए देना सुनते ही नहीं अपन, क्योंकि पहली बार में
1 लाख रुपए मेरे पास में पड़े हैं मुझे मतलब देने के लिए, और मेरे पास में 2 लाख रुपए हैं। बताओ रेशो क्या बना? 2:1। क्या मेरे लिए सब ठीक है? जल्दी से बोलो, ठीक है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। बोल दे भाई, तू बोल दे एक बार ठीक है। जल्दी से बोल, ठीक है बोलना तो अपने को बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, रेशो ठीक है। हाउ ठीक है? चलो मुझे ये बताओ, सब ठीक है, ना तो कम है ना ज्यादा है, पक्का ठीक वाला फील आया कि नहीं आया? अब मैं इसको गलत प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अभी भी ठीक कैसे नहीं है। तो क्यों दूसरे पे दूसरे, मैं अब तुमको बता रहा हूँ कि फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों, क्या मैंने बोला हम 15 फॉर्मूले पे चिपके रहेंगे? नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आगे हम लोग। फॉर्मूले में तुमको दिखा दूंगा कि अरे रेशो एनालिसिस है, कि हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, ये बताओ। हम चीजें एनालिसिस करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, चीजें एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो क्या ये 15 फॉर्मूले पे ही चिपक गई दुनिया? अरे तुमको लग रहा है कि तुम्हें कुछ और एनालिसिस करना है, क्यों कुछ और एनालिसिस करना है? तो जल्दी से बताओ, क्या तुम अपना फॉर्मूला बना सकते हो? बना सकते हो। तो मैं अभी सिखाऊंगा कि फॉर्मूले बने कैसे। पहला फॉर्मूले का फील समझ आएगा क्यों बना, चेक करने के लिए पैसा है कि नहीं। अब क्या हुआ, 1 लाख रुपए एक व्यक्ति को देने, क्रेडिटर को। किसको देने? क्रेडिटर को। उसको बोला तू 15 तारीख बाद कभी भी आ जाना लेने, कभी भी आ जाना, ठीक है। हो गई 15 तारीख। बताओ कभी भी किसी दिन भी आ सकता है पूरे 1 लाख रुपए मांगने। मैं घबरा रहा हूँ क्या? मेरे पास तो 2 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं। क्या शब्द यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूँ? 2 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरा करंट रेशो कुछ बोल रहा है? क्या मेरे को बोल रहा है कि कोई डेंजर का अलर्ट बजा रहा है क्या? करंट रेशो नहीं बजा रहा। क्यों? क्योंकि वो तो बोल रहा है सब ठीक है 2:1, सब ठीक है 2:1। पर असल में ये हुआ, जब मैंने चेक करा, पेटी खोली करंट रेशो की, बताओ ये मेरी पोटली है, पोटली खोली मैंने, क्या यार वो पैसे आएगा, 1 लाख रुपए मांगने आया, आ गया बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा, घंटी बजा रहा है। मैंने क्या, आ रहा हूँ भाई रुक जा तेरे पे। मैंने मेरी करंट असेट की पोटली खोल रहा हूँ, फील करो क्यों ऐसा एग्जांपल दो। पोटली खोली मैंने, क्या हाँ 2 लाख रुपए हैं, अंदर गया, देखा तो अंदर पता चला 1 करोड़ के तो सॉरी 1 लाख रुपए के तो डेटर ही रखे। तो डेटर से तो पे कर ही नहीं सकता हूँ, बात करता हूँ। बाकी चेक करा तो 80,000 रुपए के मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक। अब वो मेरे से, वो तो मेरा खुद मेरा सप्लायर है, मैं उसको ये थोड़ी बोल सकता हूँ तू स्टॉक ले जा। अरे फील समझ पा रहे हो क्या? 80,000 रुपए के तो मेरे पास में क्या पड़े हैं? स्टॉक पड़ा हुआ है। हाँ 15,000 का बैंक पड़ा है, 5,000 नगद पड़े हैं। 5 तो मैं उसको दे सकता हूँ बिल्कुल ले आके। कितने रुपए दे सकता हूँ? 5 तो मैं उसको दे सकता हूँ। उसको ये भी बोल सकता हूँ भाई 5 मिनट रुक जा, एटीएम में 15,000 रुपए बैंक से निकाल लाता हूँ। मतलब मैं उसको कितने रुपए दे पा रहा हूँ 1 लाख रुपए में से? 20,000 रुपए दे पा रहा हूँ। यानी अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो वो जो 1 लाख रुपए मांगने आया था, मैं उसका सिर्फ उसको 20% ही दे पाया। अब कोई दिक्कत नजर आ रही? पहले फील करो, देखो मैं फॉर्मूले ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बताओ फील करो, क्या दिक्कत नजर आ गई? करंट रेशो से चले तो सब सही था, जल्दी से बोलो, सब सही लग रहा था बिल्कुल। पर क्या हुआ, वो पैसा मांगने गया तो पिक्चर उलझ गई कि नहीं उलझ गई? तो क्विक रेशो क्या करता है? क्विक रेशो और डेप्थ में जाके बताता है कि अचानक से कोई पेमेंट मांगने आ गया आपसे, तो आपकी क्विक, नाम में लिखा है क्विक, आपकी पोजीशन क्या है। केस नंबर 2 आओ, चलो फिर से पोटली खोली, पोटली खोली इसमें देखिए 40,000 रुपए के मेरे पास में डेटर है, 60,000 रुपए का मेरे पास में क्या है, 60,000 रुपए का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 80,000 रुपए बैंक में पड़े और 20,000 रुपए नगद पड़े। वो 1 लाख रुपए मांगने आया, 20 तो मैंने दिया, उसको बोला 2 मिनट रुक जा, या फंड ट्रांसफर कर दूं क्या? उसने बोला कर दो सर। मैंने 80,000 रुपए उसको ट्रांसफर कर दी, क्या पेमेंट हो गया पूरे 1 लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का। तो क्विक रेशो यही चेक करता है कि आपको सामने वाली पूरी करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए हाईली लिक्विड असेट्स, वर्ड क्या बोला मैंने, प्योर लिक्विड असेट्स कितने अवेलेबल है। क्विक रेशो की क्विक में आप कितना पेमेंट कर सकते हो? तो क्विक बोलते हैं कम से कम आपके पास में इतना प्योर लिक्विड होना चाहिए जितनी आपके पास करंट लाइबिलिटी। फील कर पा रहे हो कि नहीं? करंट लाइबिलिटी का डबल आपके पास है तो घबराओगे नहीं कि ठीक है स्टॉक बेच के या डेटर से पैसा लेके दे देंगे। अभी पोजीशन ठीक है, पर मैंने बोला चलो उस फॉर्मूले को फील करा कि करंट रेशियो ठीक बोल रहा था, पर क्या वो हमारी क्या अलार्मिंग कंडीशन हो गई क्या? कोई गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ क्योंकि हमारे पास उसको पे करने के लिए पैसा नहीं था। तो क्विक रेशियो ये बोलता है कि जितने लोग पैसे मांगने के लिए खड़े हैं, बराबर उतना पैसा तो आपके पास में बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए। फील करो फॉर्मूले को, ठीक बात बोल रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अरे आ रही है क्या बात समझ में? जल्दी से बोलो, वीडियो बेटा आ रही है कि नहीं समझ में? बोलो जल्दी से इधर। तो फॉर्मूला बनाओ, क्या फॉर्मूला बना? जितने करंट वालों को, क्या फील समझा दी स्टेप नंबर 1? आ जाओ स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला। जितना करंट वालों को पैसा देना उतना आपके पास में कौन सी असेट होना चाहिए? करंट असेट या लिक्विड असेट? लिक्विड असेट। करंट असेट बोल दिया तो आपका करंट रेशो फॉर्मूला बना दिया आपने। इस बार आपके पास कौन सा होना चाहिए? लिक्विड एसेट होना चाहिए। बताओ लिक्विड एसेट कौन सी होती है? 3 बातें बोलूंगा मैं, कैश, बैंक और हाईली मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देख लो क्या बुक वाले कुछ और तो नहीं बोलते? जरा मैं पन्ने पलटाऊं इनके।
चलो बेटा, इन्होंने क्या करा है, इस बार अपडेट कर दिया है, बट मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को, हम लोग हमारे स्टाइल में ही चलेंगे। मैं तो अभी जो बोल रहा हूँ तुम लोग उसको मार्क कर लो, फिर हम जब फॉर्मूले सॉल्व करेंगे बुक के तो हम लोग अकॉर्डिंगली चीजों को अपडेट कर देंगे। बताओ लिक्विड एसेट हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में लिक्विड एसेट कैश और बैंक को ही मानेंगे, या फिर कोई हाईली मार्केटेबल सिक्योरिटीज को मानेंगे, तीन चीजों को, जिसको टेक्निकली बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या, बात आ गई समझ में, क्या डिस्कस किया अभी तक हमने, जल्दी से बोल दो एक बार। बेटा क्विक रेशो की बात कर रहा हूँ। क्विक रेशो में बोला जितना सामने वाले को पूरी करंट लाइबिलिटी को पेमेंट करना है, उनको पे करने के लिए आपके पास में कन्वर्टिबल लिक्विड एसेट्स क्या होने चाहिए। अब क्या करेंगे, बुक वाले कुछ बात करेंगे, डेटर को भी लिक्विड में ले लेंगे, बल्कि वो सेम कर देंगे, पर टेक्निकल जो बता रहा हूं मैंने वो चीज समझा दी कि मेरे पास प्योर लिक्विड एसेट इनको पेमेंट करने के लिए कितना है। आगे बात समझ में, एब्जॉर्ब हो पा रही है चीजें। सर स्टेप नंबर 3 फील करके बताओ, रेशो है 2:1, 2:1 का मतलब बता दो क्या है। मैं लिक्विड ये क्या बोलते हैं क्विक रेशो की बात कर रहा हूँ, बताओ 2:1 है क्विक रेशो, फील बताओ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब। लिक्विड एसेट्स है, सही शब्द बिल्कुल यूज करा, क्या बोला, लिक्विड एसेट्स है हमारे पास में, कि लिक्विड है क्या। इस बार हम लोग अब बताओ क्या शॉर्ट टर्म इन दो रेशो ने बिल्कुल हमको बिल्कुल आईना दिखा दिया कि हाँ, करंट रेशो ने बता दिया कि घबराना नहीं है, और क्विक रेशो ने बता दिया कि बिल्कुल एकदम अत्यंत तुरंत वाला काम क्या है आपका। तो बेटा क्विक रेशो का स्टैंडर्ड हो गया है 1:1, कि कम से कम जितना पेमेंट करना उतना तो जेब में लिक्विड रखो। अरे खत्म भी हो गया तो आपके पास तो करंट रेशो के हिसाब से ज्यादा पैसा बचा हुआ है, फील आ पा रहा है क्या। तो दोनों में खास बात हो गई, क्विक करंट रेशो और क्विक रेशो में बताओ क्या है दोनों में अंदर खास बात क्या है, कि दोनों के अपॉन में क्या है, फॉर्मूला बनाओ पहले, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला बनाते हैं। क्विक रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। आ गई क्या बात समझ में, मैंने ये दो चीजें बोल दी तुम लोगों को। दोनों फॉर्मूले देखो, क्विक रेशो सॉरी करंट रेशो और क्विक रेशो में दोनों में अपॉन में क्या है, दोनों के अपॉन में क्या है, करंट लाइबिलिटीज है, क्या है दोनों के अपॉन में, करंट लाइबिलिटीज है। क्लियर है क्या बेटा, इन दोनों में, क्योंकि क्या होगा जब क्वेश्चन तुमको देगा ना एग्जाम में, तो ऐसे नहीं बोलेगा करंट एसेट्स इतने करंट लाइबिलिटीज इतने बताओ आंसर निकालो, वो तुमको देगा क्विक रेशो का एक कोई फिगर दे देगा, या उधर से करंट लाइबिलिटी मिसिंग कर देगा, क्विक रेशो बता देगा तुमको, ऊपर से क्या बता देगा, क्विक लिक्विड एसेट्स बता देगा, करंट लाइबिलिटी मिसिंग कर देगा, तुम इधर से करंट लाइबिलिटी निकालो। वो क्वेश्चन वाले ने पूछ के रखा है, क्विक रेशो दे दिया, करंट रेशो भी दे दिया, क्विक रेशो दे दिया, करंट रेशो दे दिया, और लिक्विड एसेट्स दे दिया आपको, और करंट एसेट्स दे दी, चार बातें दी। और आपसे क्या पूछ रहा है वो, या करंट एसेट्स भी नहीं, दिस इज क्विक रेशो, करंट रेशो, और आपको बता दिया क्विक एसेट्स से, तीन बातें बोली, और बोल रहा करंट एसेट्स बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक रेशो और लिक्विड एसेट से आप क्या निकालना है, आपका करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जो आई वही कोई करंट रेशो वाले फॉर्मूले में चली जाएगी, नीचे करंट रेशो, इधर करंट रेशो दे रखा है ऑलरेडी, इधर आपके पास में करंट लाइबिलिटी, सॉल्व करके आप करंट एसेट्स निकाल पाओगे। आ गई क्या बात समझ में, क्लियर है। तो आपको फॉर्मूले ऐसे नहीं आएंगे, फॉर्मूले ऐसे घुमाएंगे कि किसी भी फॉर्मूले की एक चीज मिसिंग है, और आपको सारे फॉर्मूले आपस में लिंक करते आने चाहिए। इसलिए मैंने आज ही आपको फील बता दिया, क्या फील बता दिया, कि दोनों फॉर्मूले में सेम बात क्या है, जल्दी से बताओ दोनों फॉर्मूले की लिंक क्या है, करंट लाइबिलिटीज इनका तार है, तो पक्का है दोनों में से कुछ ना कुछ मिस करेंगे। प्लस इसका एक तार आखिरी में जुड़ेगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में। क्यों, अभी हाल ही बता देता हूँ इनके साथ में, छोटी सी चीज, ताकि तुम लोग ये वाला वीडियो रिवाइज करो तो चीज समझ आए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है काम करने के लिए कैपिटल कितनी, दो कैपिटल होती है, एक होती है हमारे पास फिक्स कैपिटल और एक होती है, हाँ बेटा सिखा रहा हूँ अभी, एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होती है जो आपने धंधे में लगा रखी है, और किन चीजों में वो पैसा लगा हुआ है बताओ। ये फिर से बैलेंस शीट देखो, तीन गोले याद है, तीन गोले बोलना तो नहीं पड़ेंगे, दो गोले। तो ऊपर के जो दो गोले, कौन से दो गोले, इधर साइड में शेयर होल्डर फंड्स वाला और नॉन करंट लाइबिलिटी वाला, ये जो दो गोले हैं ये जाके पूरा पैसा कहां पे लगा हुआ है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, बिल्डिंग ये जो जो सब ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर में आएंगे। ये वाला जो इतना है, ये सारा फिक्स कैपिटल है, ये क्या है सारा फिक्स कैपिटल। और जो पैसा है जो कि करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स, ये बताओ क्या हो रहा है, ये असेट से लाइबिलिटी का पेमेंट करा, फिर उधार में कुछ खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया, फिर वो जो साइकिल घुमा रहे हैं, ये जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब आपके पास काम करने के लिए कितना पैसा पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, 2 लाख रुपए आपको लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, आपके पास में 5 लाख रुपए रखें, 5 लाख रुपए रखें। करंट रेशो निकालने का नहीं बोल रहा हूँ, तुमने तो तुम लोग बोल दो 5:2 खत्म आंसर, ये नहीं पूछा है मैंने, मैं बोल रहा हूँ मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब आपके पास में पैसा कितना पड़ा है खुद का। तो मुझे बताओ 5 लाख में से 2 लाख रुपए तो सामने वाले को पेमेंट ही करना है, फिर से फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ,
फील सिखा रहा हूँ। 5 लाख रुपए आपके पास में रखे करंट एसेट्स, और लाइबिलिटीज कितनी, करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए की, तो मुझे बताओ खुद के लिए पैसा कितना है, बोलो बेटा मुझसे। 3 लाख रुपए। तो 3 लाख अपनी वर्किंग कैपिटल हो गई, क्या हो गई अपनी, कि वर्किंग काम करने के लिए मेरे पास 3 लाख रुपए अभी भी पड़े। बना फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बेटा वीडियो में भी और तुम लोग भी लिखते चलो, ये फॉर्मूले जो बता रहा हूँ सर बुक में सब लिखा हुआ है, हाँ बेटा स्टिल लिखा हुआ है, पर कोशिश करो हाथ चलाने की, जब हाथ चलाते हो ना तो दिमाग काम करता है। बताओ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, लिखो वहीं पर ऊपर टॉप पे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, किसकी बुक है ये, लिखो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सर ये यहाँ क्यों लिखा दिया बेटा, ये रिलेशनशिप है बताओ क्या ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिलेशनशिप है। ओह माय गॉड सर, करंट एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में भी रिलेशनशिप है? हाँ जी बिल्कुल रिलेशनशिप है। किस नाम से इनके रिश्ते को जाना जाता है, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रिश्ता क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। अरे आ गई क्या बात समझ में? अब देखो मैं लिंक क्यों कर रहा हूं सर, ये यहाँ क्यों बताया बेटा, 3 बातें लास्ट में सम अप कर रहे हैं इन चीजों को, ध्यान से कंसंट्रेट रखो। देखो इधर देखो मेरी तरफ, वर्किंग कैपिटल WC इज इक्वल टू CA माइनस CL। अरे ऐसे ही लिखेंगे शॉर्ट में अपन, WC इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर माइनस करके लिख रहा हूं तो वर्किंग कैपिटल निकल रहा है, और इन दोनों को ऊपर नीचे लिख दूं, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, बताओ इससे क्या निकल जाएगा? करंट रेशो। एक बात और सिखा रहा हूं अब लास्ट, इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, अगर इसी फॉर्मूले में से जो ऊपर करंट क्या लिखा हुआ है, ऊपर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को 2 चीजें कर सकता हूं, लिक्विड एसेट्स प्लस नॉन लिक्विड एसेट्स, और नॉन लिक्विड एसेट्स हटा दूं तो क्या बचा ऊपर, सिर्फ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स अपॉन में क्या गया, करंट लायबिलिटीज। बताओ कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा? क्विक रेशो का। एक और नाम होता है इसका लिक्विड रेशो। अरे लिक्विड एसेट्स इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, लिक्विड रेशो। और पहले भी बोला था, फिर देखो फिर भूल गया था, लिक्विड रेशो है क्विक रेशो का एक और तीसरा नाम भी है, बोलो क्या था तीसरा, जल्दी बोलो। एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट का मतलब क्या था सर, नाम ही क्यों रखा है ऐसा अजीबो गरीब? सर ऐसा तो हमको तो वो केमिकल रिएक्शंस वाले 10th के चैप्टर की याद दिला दी। एसिड टेस्ट, पीएच 1 होता है, 7 होता है, न्यूट्रल का, बेस का 14 होता है, वाली याद दिला दी बेटा। एसिड का पीएच ही क्या होता था, मुझे जल्दी से बताओ, पीएच क्या होता है, 0 या 1? अरे H2SO4 0 1 के लगभग आता था, HCl3 के लगभग आता था। सर आपको साइंस भी आता है क्या? हाँ बेटा मैं 10 तक पहले साइंस भी पढ़ाता था, बायो भी पढ़ाता था, आते हैं मेरे को सारे सब्जेक्ट, है ना। चलो तो बेटा एसिड टेस्ट का नाम ही क्यों है, कि बिल्कुल चीज डालते से ये रिएक्शन करता था, तो इसलिए इसका नाम एसिड टेस्ट है। कि अगर एकदम से लाइबिलिटी आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट कर पा रहे हो एसिड टेस्ट रेशो की, बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली आप क्या रिएक्ट कर सकते हो। आ गई क्या बात समझ में, है ना। आगे बेटा ये आगे जब ये फॉर्मूले आपके और बढ़ेंगे भी बुक में जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसमें ना स्टॉक नाम बार बार घूम घूम के आएगा। जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो सिखाऊंगा ना तो उससे भी इसकी लिंक बनेगी। तो आज से मेंटली प्रिपेयर है ना, कि करंट असेट्स को पूरा ना बताते हुए टुकड़ों में भी बता सकते थे, तो एग्जाम में कैसे कैसे आएगा। क्या करंट असेट डायरेक्ट फिगर दे देंगे? नहीं, बोल देंगे स्टॉक इतना, डेटर इतना, कैश इतना है, तो तुमको पहले करंट असेट्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है। डायरेक्ट थोड़ी दे देंगे कि कोई रेशियो निकालो, डिवाइड करना सिखा रहे हैं क्या। बोल देंगे कि लाइबिलिटीज बता दी, कि करंट लाइबिलिटीज क्या, नाम नहीं बोलेंगे वो, ऐसा बोलेंगे क्रेडिटर इतने, बिल्स पेबल इतने, लॉन्ग टर्म लोन इतने। कंफ्यूज करने के लिए भलता डेटा भी डाल देंगे उसके अंदर, कुछ भी आपको पहचान के करंट लाइबिलिटीज को वो निकालना है। जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे तो देखना स्टॉक को है ना रिवर्स कैलकुलेशन से अपने से स्टॉक निकलवाएंगे, क्योंकि मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा कि स्टॉक कैसे निकाला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक या एवरेज स्टॉक क्या होता है, तो वहां पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 वो चीजें सिखाऊंगा। तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन में स्टॉक निकालना, तो बेटा टेक्निकली दिमाग में प्रिपेयर हो जाओ कि फॉर्मूला पक्की बात है कि सारे टाइम 60% टाइम सीधा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ रिवर्स कैलकुलेशन चलेंगे। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना पड़ेगा सारी बातों का। अगली बात समझ में, ठीक है। तो समरी हम लोगों ने क्रक्स में क्या डिस्कस करा, हमने सबसे पहले डिस्कस करा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, फिर डिस्कस करा करंट एसेट्स क्या होते हैं, फिर डिस्कस करा करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, फिर हमने पढ़ा करंट रेशियो क्या होता है, फिर हमने पढ़ा करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1, फिर हमने पढ़ा क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो हमने क्या पढ़ा 1:1 पढ़ा, फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा वर्किंग कैपिटल पढ़ा, और हमने एक अप्रोच समझी कि फॉर्मूलेस को किस तरह से सॉल्व कराया जाता है। आ गई क्या बात समझ में? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।